वर्ष 1848 में, समय याद कर लीजिए, 1848 में जर्मनी के मशहूर दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स एक विचार लेकर दुनिया के सामने आए कि संपत्ति ना तो निजी होनी चाहिए ना ही सरकारी होनी चाहिए, और इसे देश के लोगों में बराबर बांट देना चाहिए और व्यवस्था को एक समान समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें कोयला खदानों से लेकर जमीनों और दूसरी संपत्तियों के मालिक लोग स्वयं होने चाहिए। यह उनका विचार था। कार्ल मार्क्स ये विचार वर्ष 1848 में लेकर आए थे, जिसके बाद सोवियत रूस और फिर चीन ने इसे अपनाया क्योंकि ये कम्युनिस्ट देश थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस की सेना ने जिन जमीनों, कारखानों, खदानों और मिल्स पर कब्जा किया था, उन्हें सोवियत रूस ने किसानों और आम लोगों में बराबर बांट दिया था। और इसी तरह के प्रयास चीन ने भी किए। वर्ष 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन आया और माओ से तुंग चीन के प्रीमियर बने, तब उन्होंने इसी सिद्धांत के तहत चीन के किसानों के लिए एक कम्यून व्यवस्था लागू की, जिसमें हर गांव में कृषि भूमि को किसानों के बीच बराबर बांट दिया गया। और यह तय हुआ कि जिन लोगों के पास कृषि भूमि है वो भी उस भूमि पर बाकी लोगों की तरह खेती ही करेंगे और वो भूमि एक तरह से उनकी नहीं रहेगी। यानी जो उस जमीन के मालिक भी हैं वो भी उस जमीन पर खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, और जो नहीं है वो भी उस जमीन को बराबर बांट दिया जाएगा और उस जमीन को लोगों में खेती करने के लिए एक समान बांटा जाएगा। चाहे कोई जमीन का मालिक हो, चाहे कोई मजदूर हो, अब वो जमीन सबके पास बराबर आएगी। इस कम्यून व्यवस्था से किसानों में एक नई भावना पैदा हुई। वो भावना ये थी कि जब उनके कुछ करने या ना करने से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो फिर वो बेकार की मेहनत क्यों करें। और यही व्यवस्था बाद में चीन को जबरदस्त सूखे की तरफ ले गई, भूखमरी की तरफ ले गई, और इसमें 3 करोड़ लोगों की जान चली गई। 3 करोड़ लोग मारे गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिस्ट देशों में यह व्यवस्था इस मकसद से आई थी कि इससे वहां के लोगों के पास बराबर संपत्ति होगी, सब बराबरी पर आ जाएंगे और उनकी आय में जो असमानता है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सबके पास बराबर संपत्ति होगी, सबके पास बराबर आमदनी होगी, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। यानी अगर चीन और रशिया में एक व्यक्ति सालाना 2 लाख रुपए कमा रहा है तो सभी लोग वहां सालाना 2 लाख रुपए ही कमाएंगे, ना कोई इससे ज्यादा ना कोई इससे कम। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह विचार पूरी तरह से फेल हो गया। और इन देशों में गरीबी आज भी समाप्त नहीं हुई है और इन देशों में आज भी आमदनी के मामले में समानता का सिद्धांत लागू नहीं हो पाया है। आप माओ से तुंग के देश चीन की यह गरीबी आज देखिए, जहां बड़े पैमाने पर लोग इस तरह की झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। और चीन में आज बाकी देशों की तरह ही आर्थिक असमानता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चीन की। चीन में भी बहुत गरीबी है और चीन के लोग कैसी स्थिति में रह रहे हैं आप देख सकते हैं। चीन में एक से एक अमीर लोग भी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, और चीन में लोग ऐसे भी रहने पर मजबूर हैं। तो पहले तो आप चीन की गरीबी देख लीजिए। और इसी तरह की स्थिति जोसेफ स्टालिन के देश रशिया की है, जहां लगभग 1 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। और रशिया की गरीबी को आप भी इस समय इस बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए रशिया की गरीबी। और कार्ल मार्क्स के अपने ही देश जर्मनी में भी पूरी तरह से समानता नहीं आई और वहां भी आज भी लोग गरीब हैं। तो जर्मनी की गरीबी भी देख लीजिए आप, जर्मनी में लोग कैसे रह रहे हैं। और इसलिए जरा सोचिए कि संपत्ति को लोगों में बांटने का जो कम्युनिस्ट विचार आज से 176 वर्षों पहले आया था, वो 176 वर्ष के बाद भी सफल नहीं हुआ और जिसे खुद कम्युनिस्ट देश रिजेक्ट कर चुके हैं। राहुल गांधी अब 176 साल के बाद उसी विचार को भारत में लागू करना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संभव है, और अगर यह हो गया तो फिर हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह बात सही है कि हमारे देश में आय के मामले में असमानता बहुत ज्यादा है, यह बात बिल्कुल सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और खुद राहुल गांधी भी इस बात को बेहतर समझते होंगे क्योंकि वो 142 करोड़
लोगों के देश भारत में उन 2,16,000 लोगों में शामिल हैं जिनकी हर महीने की आय 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है। यह राहुल गांधी ने अपने बारे में भी शायद इतनी स्टडी नहीं की होगी। भारत में 8.5 लाख रुपए मासिक आय कर वाले जो लोग हैं वो हैं सिर्फ 2,16,000। और भारत में एक आम आदमी की मासिक आय है सिर्फ 17,000 रुपए। भारत का आम आदमी हर महीने मुश्किल से 17,000 रुपए भी कमा नहीं पाता, लेकिन राहुल गांधी हर महीने 8.5 लाख रुपए कमाते हैं। उस श्रेणी में आते हैं, उन 2.25 लाख लोगों में आते हैं। पूरे देश 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 2,16,000 लोग ऐसे हैं जो 8.5 लाख रुपए के आसपास हर महीने कमाते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने यह मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया, लेकिन इसके लिए जो कम्युनिस्ट फॉर्मूला वो भारत में लाना चाहते हैं वो फॉर्मूला ना तो व्यवहारिक है और ना ही कामयाब है, ना ही सफल है। आज हमने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सेन से इसी विषय पर बात की और हमने उनसे पूछा कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं क्या यह भारत जैसे देश में संभव है, और राहुल गांधी की ये योजना देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है या कितनी कामयाब हो सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो भारत का माहौल क्या होगा। उन्होंने क्या बताया, अब आप सुनिए। फॉर्चुनेटली ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है जो हम कह रहे हैं पुनर्विभाजन नहीं हो। हमारे देश में तो ये हर वक्त होते रहा और मोदी सरकार तो सबसे ज्यादा किया रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पुनर्विभाजन कहते हैं, बहुत ज्यादा किया मोदी सरकार ने। पर हमारे देश में 2.2% लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो सर आप सिर्फ इनको इनके पास से ले सकते हैं। 2.2% जो टैक्स देते हैं, पर्सनल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, इनका एसेट है, घर है 77%, 8% है ड्यूरेबल सोना घर में जो है, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, ये सब। तो आप उससे क्या लेंगे, उसे घर छीन लेंगे? ये तो संभव नहीं है ना। और एक बात है, आप तो एग्रीकल्चर लैंड इस पे इकट्ठा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर लैंड इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच कैन बी सब्जेक्टेड। तो क्या आप घर से सबको बाहर निकाल देंगे? तो संभव नहीं है। और जो सबसे बड़ा अमीर है हमारे देश में, जिसको हम अंबानी कहे, अदानी कहे, महिंद्रा, टाटा, ये लोग तो सब यूएई भाग जाएगा। क्या करेंगे आप? ये यूएई में जाके सिटीजन बन जाएगा, इसका कारोबार यहाँ पे चलेगा। द बिजनेस विल बी इन इंडिया, दे ओनली पे कॉर्पोरेट टैक्स, यूएई हैज नो इनकम टैक्स। और एक बात सुनिए, हमारे देश में 12 करोड़ लोग के पास 100 करोड़ रुपया है। 12 करोड़ लोग के पास, ये सब आप छीन लीजिए, मकान छीन लीजिए, सब कुछ छीन लीजिए, इसका बिजनेस बंद कर दीजिए, किसी को 80,000 रुपया से ज्यादा नहीं मिलेगा। और सबको 90% जो है उसको 90,000 से नहीं मिलेगा, और अगला साल नौकरी नहीं मिलेगा, भूखा मर जाएगा। हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद मोहन से भी इस बारे में बात की और उनसे भी पूछा कि उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो भारत के संविधान के ही खिलाफ है और भारत में इस तरह की व्यवस्था को लागू किया ही नहीं जा सकता। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा संविधान इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कहीं पर अधिक कंसंट्रेशन हो रहा है जो आम जनता के हित में नहीं, तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि हम 50% किसी को देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत नीति संगत होगा। दूसरी चीज जो शायद इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी भी, और ये इतिहास गवाह है इस बात का, कि ग्रुप्स को, इंडिविजुअल ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को, कास्ट को, धर्म को, जब भी हमने इस तरीके से वेल्थ देने की कोशिश की तो इंडिविजुअल्स को लाभ नहीं हुआ है। हमारा चैलेंज है पॉवर्टी का, हमारा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का, और अगर इसको एड्रेस करना है तो आपको व्यक्तियों पर फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए शायद बेहतर ऑप्शन ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें। हमारा संविधान सबको प्रॉपर्टी क्रिएट करने का, वेल्थ बनाने का अधिकार देता है। प्रॉपर्टी को हमने संवैधानिक राइट के रूप में लिया है, और अगर ये राइट है तो हर व्यक्ति को राइट है। अगर हम समय समय पर इस तरीके से नीति चेंज करते रहेंगे तो शायद ये हिंदुस्तान की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा।
तो जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबको मेहनत करके, परिश्रम करके अपने लिए संपत्ति अर्जित करने का, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन जीने का, उन्हें एक बेहतर जीवन लाइफस्टाइल देने का अधिकार देता है। आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, एक नहीं कई कई गाड़ियां रख सकते हैं, ताकि आप और आपका परिवार अच्छे से ठीक ठाक से रह सके। और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता, ये संवैधानिक अधिकार है। और अगर ये आपकी संपत्ति सारी अगर किसी को ले लेनी है, क्योंकि वो देश में इसे बराबर बांटना चाहता है, तो इसके लिए संविधान में मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा, संविधान को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका ये जो अधिकार है इसे आपसे छीना जा सकता है। अब एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। देश के 3 बहुत बड़े औद्योगिक खानदान जिनके बारे में आपने सुना होगा, एक टाटा ग्रुप, दूसरा वाडिया ग्रुप और तीसरा गोदरेज ग्रुप। ये तीनों ही पारसी धर्म से हैं। टाटा का नाम तो आपने सुना ही है, वाडिया ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, ये ब्रिटानिया की जो ब्रेड और बिस्किट्स हैं वो बनाते हैं। ये बॉम्बे डाइंग आपने सुना होगा, इनकी वो कंपनी है। बहुत बड़ा जो है परिवार है, बहुत बड़ा ग्रुप है वाडिया ग्रुप। और गोदरेज का नाम तो आपने सुना ही है। और ये तीनों ही पारसी धर्म से हैं, तीनों ही पारसी हैं। और हमारे देश में पारसी धर्म के लोग असल में असली अल्पसंख्यक हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में पारसी धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 57,000 है। 57,000। तो क्या इन पारसी धर्म से आने वाले इन औद्योगिक खानदानों की संपत्ति को भी राहुल गांधी उन लोगों में बांट देंगे जिनकी आबादी देश में पारसी धर्म के लोगों से ज्यादा है? क्या इन तीनों की संपत्ति जो है, जो कि लाखों करोड़ रुपए में बैठेगी, क्या उसे भी बांट दिया जाएगा? राहुल गांधी का कहना है कि वो लोगों में देश की संपत्ति जातियों के हिसाब से बांटेंगे और जिसकी जितनी आबादी होगी उसे देश की उतनी संपत्ति, उतना पैसा, उतना सोना चांदी मिल जाएगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास जो 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है खुद की, क्या वो इसे भी उन लोगों में बांट देंगे जिनकी आबादी हमारे देश में उनसे कहीं ज्यादा है? क्या वो खुद इस सिद्धांत पर चलेंगे? क्या वो अपने ऊपर भी इस सिद्धांत को लागू करेंगे?